ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर भारत आ रहे एक जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि जहाज बिना इजाजत हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। लाइबेरिया के फ्लैग वाला एपामिनोडेसिस नाम का यह कंटेनर शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। ईरानी नौसेना के मुताबिक जहाज के नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ था। इसके अलावा इजरायल से जुड़े फ्रांसिस्का नाम के दूसरे जहाज को भी कब्जे में लिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड कर्नल पीयूष अग्रवाल जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही प्रोफेसर मनोज कुमार जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और सबसे पहले शुरुआत पीयूष अग्रवाल जी आपसे ही कर लेते हैं। जिस तरीके से हॉर्मुज के हालात बने हुए हैं, लगातार जो है अमेरिका शांति वार्ता की बात कर रहा है, लेकिन ईरान जो है अपने बात पर अड़े है। वो शांति वार्ता में कह रहा है कि वो अमेरिका पर विश्वास नहीं कर सकता है। ऐसे में क्या हालात नजर आते हैं पीयूष साहब? देखिए, ये पूरे युद्ध में आप क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप की हताशा देख सकते हैं। इस युद्ध को अभी एक और इंफॉर्मेशन थोड़े टाइम पहले आई कि 3 पूर्व राष्ट्रपति ने इस इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ से, जो ईरान के ऊपर युद्ध करना के अमेरिका का डिसीजन था, उसका विरोध किया था। अब ये एपिक फ्यूरी धीरे धीरे इकोनॉमिक फ्यूरी में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर देखा जाए तो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का 2 सूत्रीय प्लान है। एक तो जो अभी बची खुची लीडरशिप है उसको किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करना या खत्म करना, जिसमें कि खमेनी, मुस्तफा खमेनी और बचे खुचे लोग हैं। और दूसरा एक बड़े रूप में ब्लॉकेज करना इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जिसमें कि वो चाहते हैं कि लगभग 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल जो वहां से निकले ईरान का, वो रुक जाए। और इस इकोनॉमिक ब्लॉकेट से ईरान, उनको लगता है, बातचीत के लिए आगे बढ़ेगा या कुछ ना कुछ निकलेगा। पर मेरी जो हम लोगों की जो कैलकुलेशंस है या समझ है, उसमें ईरान इस वक्त पीछे नहीं हटने वाला है। ईरान ने इस 15-20 दिन के अंदर अपने आप को रिकूप कर लिया है, अपने हथियार, अपना जो जखीरा है उसको भी तैयार कर लिया है, और आगे लंबे युद्ध के लिए उसने तैयारी कर ली है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड होने वाला है, ये हमने देख भी लिया है कि पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और इसीलिए बाकी देश, जो यूरोप के देश हैं, चीन, ये सब एक कंसोर्टियम और ये आगे बढ़ के आएंगे, अमेरिका के ऊपर दबाव बनाएंगे कि आप कुछ भी करें, इसको इस रूप में ना होने दें। और फाइनली, जैसे कि हमने देखा भी है कि अमेरिका बार बार बैकफुट पे भी आता है। अमेरिका का मतलब, हम कहें ट्रंप साहब बैकफुट पे आते हैं, कभी यू टर्न लेते हैं। तो ये वो एक इनकंसिस्टेंसी और इनक्रेडिबिलिटी दिखा रहे हैं। तो यानी कि अब ईरान ने भी साफ कह दिया कि हमें अमेरिका के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। दुनिया को भी अब ये लगने लगा है कि अमेरिका की जो पकड़ है वो बिल्कुल इस युद्ध से खत्म हो चुकी है, और आने वाले टाइम में ईरान की ही टर्म्स एंड कंडीशन पे बातचीत आगे बढ़ेगी। जी मनोज जी, जिस तरीके से ईरान जो है खाड़ी देशों को धमकियां दे रहा है कि यहां पर अगर कोई विदेशी नागरिक है तो वो जो है जल्द से जल्द इन देशों को छोड़ दे, क्या लगता है ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? देखिए, अभी जो इस खास करके वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अमेरिका और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये जिस तरीके से अनिश्चितता की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति को लेके जा रहा है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के माध्यम से ही अस्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करना उचित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का दोनों देशों के बीच में जो अनट्रस्ट पैदा हुआ है, और अभी आपने जैसे जो सवाल किया, जो गल्फ के जो देश हैं, ये अभी बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे हैं। क्योंकि अगर हम सऊदी अरब की बात कर लें, बहरीन की कर लें, कुवैत की कर लें, यूएई की कर लें, तो सभी अभी बिल्कुल एक साइलेंट मोड में है। इनका क्या अप्रोच होगा कोई नहीं जानता। अभी तक का जो स्थिति दिख रहा था, जिस तरीके से ईरान ने इनके ऊपर अटैक किया और अमेरिका इनको एक तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं एक अनरेस्ट वहां पे देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में विशेष करके गल्फ के देशों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो किधर की तरफ मूव करते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सब जानते हैं कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरीके से ईरान ने अपने कंट्रोल में करके रखा है, वो जब तक वो कन्विंस नहीं हो जाता है, जब तक वो बातचीत नहीं कर सकता है, तो जो स्ट्रेटेजिक जो उसकी ऑटोनॉमी है, जो उसका स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस है, उसके माध्यम से वो पूरे
अमेरिका को और खास करके विश्व के जितने भी जहाज वहां से जो खास करके एनर्जी और जो तेल और गैस लेके जाते हैं उन सबको एक तरीके से एक ऑब्स्टिकल के रूप में खड़ा कर सकता है, और जिसका प्रभाव पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पे देखने को मिलेगा। और शायद इसीलिए आप देख सकते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व में जिस तरीके से 2 अप्रैल को एक पहली मीटिंग हुई थी जिसमें 40 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें दोनों स्टेक होल्डर शामिल नहीं थे, ना ईरान था और ना ही उसमें अमेरिका था। तो ये एक दिखता था कि एक न्यूट्रलिटी स्टैंड लेके ये लोग विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको लागू करवाया गया, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि जिस तरीके से ईरान का ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, उसी प्रकार से अमेरिका का भी ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मध्यस्थता करने वाला देश है वो सबसे ज्यादा एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, क्योंकि दोनों देश को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और उसमें जिस तरीके से दूसरे दौर की वार्ता विफल हो रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक नई रणनीति दिखेगी और इसमें अंतर्राष्ट्रीय देशों को इसमें आगे आना पड़ेगा, तभी जाके इस तरीके की समस्या से हम दूर प्राप्ति कर सकते हैं। और एक तरफ जो अमेरिका जिस तरीके से वहां पे ब्लॉकेज करके रखा है, वो कहीं ना कहीं ईरान के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो इस तरीके की स्थिति को अपना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि डोमेस्टिक लेवल पे ईरान में एक इंटरनल अनरेस्ट है वहां पे, लेकिन अगर हम इस वे को कंट्रोल कर लेते हैं तो जो उसका जो पर डे का जो इकोनॉमिक उसका जो एक तरीके से जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं उसके अर्थव्यवस्था पड़ेगा, और वहां पे सिविल सोसाइटी में एक अनरेस्ट पैदा हो सकता है। इसीलिए इस तरीके की चीजें बढ़ती जा रही है और दोनों देश कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा ही डेडलॉक का पोजीशन है, और इस पोजीशन में आने वाले समय में क्या हो सकता है ये पूरे मतलब वैश्विक राजनीति के लिए क्वेश्चनेबल है। जी बिल्कुल। और पीयूष जी, क्या लगता है जिस तरीके से जो 30 देश जो है दुनिया के वो आज मीटिंग करने वाले, बैठक करने वाले हैं, नाटो ये संगठन कहा जाता है, क्या लगता है इसके बाद कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा इस बैठक के बाद? क्या ये जो विवाद चल रहा है क्या ये खत्म हो पाएगा? देखिए, निष्कर्ष तो निकलेगा ही देर सवेर, ऐसा नहीं होगा कि एटर्नली ये युद्ध चलेगा, क्योंकि अब जैसे हमने देखा है कि दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ बढ़ रही है और बढ़ चुकी है, और नया कंसोर्टियम ये यूरोप का, चाइना भी, और सारे देश अब दबाव बना रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक चोट, जो आर्थिक रूप से चोट पहुंच रही है, वो चीन को और बाकी सारे देशों को पहुंच रही है, जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट से। और इसी वजह से जब दबाव बन रहा है, इटली, यूके, स्पेन, सारे देश खुल के सामने आ रहे हैं और अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ आज की तारीख में अगर अमेरिका के साथ कोई देश खड़ा नजर आ रहा है, या अमेरिका और इजराइल, ये 2 देश एक साथ हैं, बाकी पूरी दुनिया में, यहां तक कि अमेरिका के खुद अंदरूनी तौर पर, जैसे हमने कहा कि 3 पूर्व राष्ट्रपति तक ने इसका विरोध किया है, वहां पर खुद इस युद्ध को लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ है अमेरिका में भी। तो देर सवेर ये दबाव जो पड़ेगा, और इसमें आप देखिए कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल साइलेंट मोड में चला गया है, उसका कोई स्टेटमेंट, कोई रोल कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो अमेरिका को तो झुकना पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, और इस वक्त पीयूष जी आप कह रहे हैं कि अमेरिका को झुकना पड़ेगा, पीयूष जी आप कह रहे हैं अमेरिका को झुकना पड़ेगा। अगर अमेरिका झुकना चाहता तो हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकेबंदी हटा देता। ईरान उसी का तो विरोध कर रहा है, आखिर क्यों नहीं हटा रहा अमेरिका नाकेबंदी? ये बड़ा सवाल है ना पीयूष जी। बिल्कुल, तो वो नाकेबंदी इसलिए नहीं हटा रहा है क्योंकि उसके लिए इस वक्त एक ईगो की लड़ाई हो चुकी है। अमेरिका को पता है ये कि कितना नुकसान अमेरिका ने उठाया है पिछले 40-50 दिन के अंदर, वो एक अनप्रेसिडेंटेड है, और उनको उनकी सारी कैलकुलेशन, जो उनके 3 मुद्दे थे, तीनों अगर देखा जाए तो आज की तारीख में फेल हो गए हैं एंड स्टेट लाने के लिए। युद्ध के बाद रजीम चेंज नहीं हुआ, रजीम कट्टर रजीम से और ज्यादा कट्टर रजीम आ गया, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर, उनका न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट वो अमेरिका नहीं कर पाया। और तीसरा उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो था कि जो ईरान की आवाम है वो सड़कों पर आ जाएगी और एक तरह से बलवा करेगी, और जैसे कि 79 से पहले, 1979 से पहले एक रजा पहलवी का शासन था जो कि वेस्ट प्रॉक्सी था, उस तरह का एक और वो एक स्टूज, एक पपेट रेजीम वहां पर ले आएंगे, और वो अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशंस अमेरिका के हामे मिलाकर आगे चलेगा। लेकिन ये तीनों मुद्दों पर अमेरिका विफल रहा है, और इसीलिए वो कुछ ना कुछ अब उसके अपने ऑप्शंस ढूंढ रहा है। जैसा कि हमने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ऑप्शन वो अब करेगा कि ईरान का ब्लॉकेट करे, लेकिन खाली ईरान के ब्लॉकेट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईरान बाकी देशों को, जीसीसी कंट्रीज को टारगेट करेगा, उनका तेल बाहर नहीं निकलने देगा, सऊदी अरेबिया को नुकसान होगा। और अगर
बाकी तेल बाहर नहीं निकलेगा वहां से, तो आप ये मान के चलिए कि एनर्जी क्राइसिस आएगा ही आएगा। एनर्जी क्राइसिस आएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अमेरिका उठाएगा। इस वजह से अमेरिका को देर सवेर पीछे हटना ही पड़ेगा, इसके पास ऑप्शन नहीं है। मनोज जी क्या लगता है? जी जी, आरोप पूछ जा रहा हूं। मनोज जी क्या लगता है, जिस तरीके से नाटो की आज बैठक हो रही है, तो क्या नाटो की बैठक के बाद जिस तरीके से पीयूष जी कह रहे हैं कि निष्कर्ष तो निकलेगा ही बातचीत का, क्या लगता है कि ये निष्कर्ष निकल पाएगा कि अमेरिका जो है हॉर्मुज स्ट्रेट से पीछे हट जाएगा, नाकेबंदी हट जाएगी? क्योंकि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ईरान अपने आप जो है शांति वार्ता के लिए तैयार है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल अभी जिस तरीके से पीयूष जी ने कहा वो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आज दोनों की जो स्थिति है, दोनों देशों का जो अप्रोच है वो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बनते जा रहा है। हम इसमें सिर्फ अमेरिका को दोष नहीं दे सकते। अभी की स्थिति में ईरान ने भी जिस तरीके से अपना एक डेडलॉक पोजीशन बना के रखा है, क्योंकि देखिए एक चीज हमें समझना होगा कि ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक ऐतिहासिक कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर आप इसको शुरुआत से ही देख लीजिए तो ईरान ने जिस तरीके से यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए अपने प्रोग्राम्स बनाए और लगभग 40 सालों तक उस पर काम करने के बावजूद, और आज अमेरिका उसी चीज को वापस लेना चाहता है। इस युद्ध में जाने का उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था यही था कि वहां पे हमें रिजीम चेंज करना है, उसका यूरेनियम जो है 30 सेकंड बात को पूरा कीजिए सर, समय का वहां से हमें लिफ्ट करना है, लेकिन ये दोनों में प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और उसके बावजूद भी आज ईरान डटे हुए। आज ऑब्वियस है कि जिस तरीके से वहां के सिविलियन सपोर्ट्स मिल रहे हैं IRGC को, कहीं ना कहीं एक अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। और इसीलिए शायद वो आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेज कर रखा है, जिसके चलते उसके ऊपर दबाव बने। दूसरी तरफ जिस तरीके से पूरे विश्व के देश जो आज बैठक कर रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं मनोज जी, समय का बहुत चाहूंगा अब आज की बैठक के बाद देखना होगा तस्वीर क्या होगी, क्या अमेरिका बैकफुट पर जाएगा या नहीं, और क्या ईरान जो है इस बैठक के बाद जो है उसको क्या राहत मिलती हुई नजर आई या नहीं। फिलहाल के दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।